सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मजाक कर रहा हूँ। चलो, तो अभी हम फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली पूरा इसको अच्छी तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये वाला चैप्टर ना हम एक्टिव रिकॉल के थ्रू समझें। एक्टिव रिकॉल से मतलब किस तरीके से मैं जनरली एक टॉपिक कराऊंगा, उस टॉपिक को कराने से पहले मैं आप सभी को ना कुछ क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म करके खुद बनाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ से आ सकता है, या क्या क्या हो सकता है। ओवरऑल उसको हम देखेंगे और फिर उस टॉपिक को मैं आपको करना चालू करेंगे। सबसे पहले बेसिकली हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट। तो भैया जी फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि भैया कौन से पार्ट में है। ठीक है, एक तो ये आता है साथ आपके, और क्या क्या आता है, आर्टिकल्स क्या हैं ये आता होगा, क्या ये एनफोर्सिबल है कि नहीं है, और अगर है तो बाय विच कोर्ट, कौन से कोर्ट से होता होगा एनफोर्सिबल, ये हो सकता है। ये भी आपके दिमाग में आता होगा कि भैया कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से लिया गया हमने फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा और क्या आता होगा, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये हो चुका है, एनफोर्सिबल है, ये हो चुका है, कि कहाँ से लिया गया है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली पार्ट था कि नहीं था। अच्छा, और जब ओरिजिनली पार्ट अगर होगा एट दैट टाइम, उस टाइम पर कितने आर्टिकल थे, नाउ अब कितने आर्टिकल्स हैं, कौन सा डिलीट हो गया है, कौन सा ऐड हो गया है, ये हो सकता है। ठीक है, तो एक बारी मेरे पास जो कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। जैसे कहाँ से लिया गया, हमने देख लिया कौन से पार्ट में है, कहाँ से लिया गया है, कौन से पार्ट में है, जस्टिसिएबल है कि नहीं है, मतलब इन्फोर्सिबल है कि नहीं है, और है तो कहाँ से, क्या इसकी वो है क्वालिटीज़। ठीक है, ओरिजिनल जब ये बना था तब फंडामेंटल राइट था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था कि नहीं था। अच्छा, जब हम पढ़ लेंगे तो एक बार ही पता करेंगे ये राइट टू प्रॉपर्टी कब था, कब ऐड हुआ था, कब हट गया और क्यों हटा, ये भी हम देखेंगे। अब जो है प्रेजेंटली, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हट गया, तो अब करंटली कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि हमने कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है यूएसए से। ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। तो मैं चाहूँगा हम साथ के साथ लिखते चलें। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ेंगे ना वो लिखते चलते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, हैंड टू हैंड लिखते चलते हैं हम इसको। एक सेकंड दीजिए, सॉरी। कि सबसे पहले हमने देखा कहाँ से लिया है, हमने यूएस से लिखा है, यूएस से लिखा है। ठीक है भैया जी, एक सेकंड भैया जी। तो सबसे पहले हमने यूएस से लिया गया है। दूसरा अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको पार्ट 3 के अंदर है, ये तो बिल्कुल ही को पता ही होगा। तो पार्ट 3 है। अच्छा, वैसे पीछे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। तो आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इसके आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक होते हैं, और इसको भी वैसे जनरली डिवाइड करा गया है। तो अगर आप वो देखना चाहो तो आप वैसे भी देख सकते हो। मैं आपको एक बार यहाँ पर बता ही देता हूँ। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी में है, राइट टू फ्रीडम में है। राइट टू इक्वालिटी वाले 14 से लेकर 18 में है। राइट टू फ्रीडम वाले 19 से लेकर 22 में है। एक सेकेंड, है ना, 22 तक है ना, हाँ जी। फिर इसके बाद वाला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है, वो आर्टिकल 23 और 24, बस इतना ही है। इसके बाद रिलीजियस फ्रीडम वाला है, वो 25, 26, 27, 28 में है। इसके बाद राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ वाला जो है
ये भी डिवाइड करा गया है. इट इज़ डिवाइडेड अक्रॉस 29 और 30 है मेरे बच्चों. फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31. पर अब तो ये करंटली अगर मैं इसे बोलूँ तो हट चुका है ना. ठीक है. फिर सॉरी, फिर अब जो है राइट अगेंस्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कह सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 मेरे बच्चों. फिर अच्छा ये तो हो गया. इसके अलावा 31 तो डिलीट हो चुका है, पर 31 वाला आर्टिकल जो है ना, 31 वाले आर्टिकल्स को मतलब डिवाइड कराया गया. वो एस्टेट से रिलेटेड है. मतलब कि जब 1950 के आसपास जब सब लोगों के पास ज़मीनें इकट्ठी थी तो हमने उनसे ले करके डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तब कुछ इस प्रकार से आर्टिकल 31 ABC कराए गए थे ताकि गवर्नमेंट के पास पावर हो, वो किसी से ज़मीन ले सके और किसी को दे सके इस तरीके से. तो 31A, 31B और 31C. अभी इसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा. ये बस जनरली आपको मतलब एक ओवरऑल ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. फिर आर्टिकल 32, 33, 34, 32 सॉरी 32 हो चुका है. आर्टिकल 33, 34 और 35 ये वाले जो हैं कि जब मार्शल लॉ लगता है किसी जगह पर तो फंडामेंटल राइट्स नहीं लगता वहाँ पर. या फिर एक है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो 35 क्या कहता है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है. ठीक है. बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इस तरीके से. और 34 मार्शल लॉ और 30 कुछ इस तरीके से वो अभी हम देखेंगे. तो ये हमने देख लिया. अच्छा फंडामेंटल राइट्स की क्वालिटीज़ के बारे में अगर ये बोले तो सिंपल सी बात है. अगर फंडामेंटल राइट्स हम किसी को दे रहे हैं तो इस बंदे की डिग्निटी पे तो असर हो रहा है ना. उसको पूरी इज्जत मिल रही है बाकायदा, है ना. उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसके सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है. उस बंदे को ये चीज़ों का अच्छे से मतलब फ़ायदा मिलता है. ठीक है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बंदे को भैया हक मिलेगा जब किसी इंसान को उसका राइट मिलेगा कि हमने आपको आज़ादी दी है वोट देने की, आपको आज़ादी है फ्रीडम बोलने की, तो आपके पास कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा है आपके पास. साथ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो भाई ये क्या करता है फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट क्या करता है, जो अथॉरिटेरियन पावर है ना गवर्नमेंट की उसे कर्ब करता है. साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग है, कुछ जो मर्जी चाहे वो लॉ बना दे तो इस पर रोक लगाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स. बिल्कुल बेसिक ये मैंने अभी आपको बता दिया कि हाँ ये वाला तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 वाला, रिलीजियस फ्रीडम वाला 25, 26, 27, 28, कल्चरल और एजुकेशनल रेमेडी वाला जो था वो ये माइनॉरिटीज़ का है. कल्चरल और एजुकेशनल रेमेडी वाला किसका है, माइनॉरिटीज़ का. आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 31 वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये जनरली 31 के अलावा जो था ना, ये जनरली 31 के अलावा हमें आर्टिकल 19AF करके कुछ था उसमें भी हमें देखने के लिए मिलता है. पर अब तो ये डिलीट हो चुके हैं. अब 22 वाला तो अभी हमको पता ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला है. इसके अलावा मैंने आपको 33, 34 और 35 मार्शल लॉ का भी लग जाता है. तो और 35 वाला मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट की पावर होती है. अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये इंपॉर्टेंट है. ये भी मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ. राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है, ठीक है एक सेकेंड दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट जो था, जो डिलीट किया गया था वो डिलीट कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी घोषित करी गई थी उस टाइम के आसपास उसकी बात है. तो इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 और उसको लीगल राइट दे दिया गया था. अच्छा मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था ना हमारा, एक सेकेंड तो ये वाला जो था ना, इट वाज डिलीटेड
ड्यूरिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और जब डिलीट कर दिया गया तो इट वॉज मेड अ लीगल राइट, इसको लीगल राइट बना दिया गया था 301 के तहत अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ 300A और पार्ट 12। चलो मेरे बच्चों आई लव यू, थोड़ा ध्यान दो इधर, लीगल बना दिया गया था। सो एट प्रेजेंट अब जो बचते हैं 3 सेक्शन बचते हैं फंडामेंटल राइट के। पहले 7 थे फंडामेंटल राइट, वो जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर डिलीट कर दिया गया था। और उसको वहाँ से हटाने के बाद लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहा, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, फंडामेंटल राइट वो नहीं रहा, लीगल राइट बन गया और उसको ऐड कर दिया गया आर्टिकल पार्ट 12 आर्टिकल 300A के तहत। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, कुछ सिटीजन्स फॉरनर सबके लिए होते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं एब्सोल्यूट नहीं होते मेरा बच्चा। ठीक है, मैं बिल्कुल एक वन पेजर के साथ साथ नोट भी बनाता चलता रहता हूँ हम सबके लिए, ताकि बाद के लिए मैं फ़ायदेमंद रहे। तो यहाँ पर क्या है, फीचर्स की बात करते हैं, साथ में पढ़ते रहेंगे और ये वाले नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगा ताकि आपके लिए जल्दी रहे, मतलब आप जल्दी इसको रिवाइज़ कर सकें, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि सम फॉर सिटीज़न एंड सम फॉर अदर्स। ठीक है, सम फॉर सिटीजन्स, सम फॉर अदर्स। फॉर अदर्स मतलब फॉरनर्स हो गए, ये सब होगा। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ हमने देखा कि एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई फंडामेंटल राइट एक बार ही बना दिया कि सो बना दिया गया, अब ज़िंदगी भर ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। आ सकता है इसके अंदर बदलाव, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसके अंदर बदलाव ला सकती है। ठीक है, इसके बाद अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन, ये तो हमने देख लिया कि सरकार की मानहानि के खिलाफ, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसका ये भी फीचर्स है। नेगेटिव है, अच्छा नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव इन कैरेक्टर है। अच्छा नेगेटिव इन कैरेक्टर क्यों, क्योंकि मना कर रहा है, ये कह रहा है सरकार कि आप ये नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो है किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप जो है आर्टिकल 26 के तहत आपको मतलब ज़रूरी नहीं है आप अटेंड करें, या आर्टिकल 20 कोई रिलीजियस मीटिंग या कोई सेरेमनी नहीं, या फिर कोई प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम के एजुकेशन को एरिया के स्टेट के अंदर, या फिर ज़रूरी नहीं है आप कोई फ़ी पेमेंट करनी हो फॉर द प्रमोशन ऑफ किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन। तो ज़्यादा वैसे इसमें हैं भी, पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट मेजॉरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट जो हैं वो नेगेटिव है, इसीलिए इसको नेगेटिव इन कैरेक्टर कहा जाता है। जस्टिसिएबल है, ये हमने देख लिया कि भैया अगर इसको कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए कहाँ जाया जाएगा, फिर उसके लिए कोर्ट जाया जाएगा। और कौन से कोर्ट, सबसे मतलब हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। एक सेकेंड, जस्टिसिएबल है मतलब हाई कोर्ट जा सकते हो 226 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 के अंदर। बट जनरली एक्सक्लूसिव पावर किसकी है, एक्सक्लूसिव पावर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहो तो सीधे सीधे जा सकते हो, हाई कोर्ट आपको बोलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, डिफेंड करता है और गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्कुल और बता दिया कि इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। पार्लियामेंट जो है इसको चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आज लेजिस्लेचर बैठे और सिंपल मेजॉरिटी 51% लोग बैठे और भैया चलिए कोई फंडामेंटल राइट में बदलाव कर दिया, तो ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं कर सकते भैया।
क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1973 के अंदर एक जजमेंट थी, जिस जजमेंट को कहते हैं केशवानंद भारती केस। उसके अंदर बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उसी को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट को आप नहीं कर सकते, प्रियम्बल आता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अच्छा, और ये भी है कि आप आर्टिकल 20 क्या है, किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते, जेल में डाल सकते, साथ में राइट टू लाइफ इमरजेंसी के दौरान। इसके अलावा बाकी सबको सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। सस्पेंड ड्यूरिंग दे कैन सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट 2021 फंडामेंटल राइट एक्टिवेट टू बी सस्पेंडेड ऑलरेडी अंडर एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। ठीक है, तो क्या देखा हमने देखा कि अगर इमरजेंसी होती है, अगर नेशनल इमरजेंसी होती है, चलो एक सेकंड रुको, अगर इमरजेंसी होती है, कौन सी वाली? नेशनल इमरजेंसी होती है। अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तब आप आर्टिकल 19 को, जिसमें फ्रीडम, तब आप उसको हटा सकते हो, अदर देन आप आर्टिकल 19 को नहीं हटा सकते। नॉर्मल इमरजेंसी है तब आप उसमें क्या है, आर्टिकल 20 जिसमें कन्विक्ट करना है और 21 किसी की लाइफ नहीं ले सकते, ये दो नहीं हटा सकते, बाकी सब आप क्या एक काम करिए, सारे फंडामेंटल राइट आप हटा सकते हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B, 31C, मतलब ये जो तीन है ना, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की पावर को थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। अभी हम देखते हैं ये 31A, 31B, 31C क्या है। अच्छा, अभी मैंने आपको 33, 34, 35 बताया था। 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि फंडामेंटल राइट जो होता है, कहाँ गया? अच्छा, एक सेकेंड 31 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, स्पेशल फोर्स हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, या कोई और गवर्नमेंट का सीक्रेट डिपार्टमेंट हो गया, उन पर फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होता है। 34 क्या कहता है? 34 कहता है अगर किसी जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हटा दिया जा सकता है। 35 क्या कहता है? 35 हमारा भैया ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, तो वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद स्टेट की डेफिनेशन आती है, जो हमारा आर्टिकल 12 जो है वो बताता है पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट। ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारा आर्टिकल 31ABC हम समझ लें। एक मिनट दीजिए ज़रा मेरे को। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 31ABC जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स की एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर फंडामेंटल राइट थोड़ा गड़बड़ा जाता है, थोड़ी पावर फंडामेंटल राइट की कम हो जाती है। तो 31A किस चीज़ के लिए? 31A जो है, एक सेकंड में आपको बताता